इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। एक और नई कड़ी लेकर एक और नए विषय के साथ हाजिर हैं आपके दोस्त। आज मेरे साथ हैं कोमल और मैं हूं आपके साथ अरविंद जी। और अरविंद, आज का जो दिन है 22 मार्च बड़ा ही खास है और आज के दिन पर जो बहुत साल पहले हमारे एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने कुछ कहा था। रहीमन का जो दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि पानी के बारे में जो उन्होंने कहा है और वो आज भी पूरी तरह से सार्थक होता है। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है और आज है विश्व जल दिवस। जी हाँ, पानी की जो बूंद है मोती के समान है और उसे अगर आप सहेज के नहीं रखेंगे तो बहुत ही हानि वो हम ही को होगी। आज के समय में पानी लगातार कम हो रहा है। कहने को तो पृथ्वी पर पानी ही पानी, हर तरफ जो है ना महासागर है, सागर सबसे घिरे हुए हैं, लेकिन जो पीने का पानी बहुत ही लिमिटेड है। बिल्कुल, लगभग 4% जो है पूरे विश्व पर, पूरी धरती पर जो है सिर्फ 4% पानी ही ऐसा बचा है जिसे हम स्वच्छ जल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार हर साल हम ये देख रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं ग्लेशियरों के कारण होता है। और इस बार की जो हमारी थीम है वो भी ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ग्लेशियर संरक्षण इस बार की हमारी थीम है। विश्व जल दिवस जो है हर साल मनाया जाता है आज ही के दिन में, और इसका मुख्य कारण वही है कि जल को बचाना है, व्यर्थ नहीं करना है। और हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हम आमतौर पर बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं। पानी का इस्तेमाल जो है बहुत उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझ के। हम एक एक रुपया बहुत समझ के खर्च करते हैं। अगर हम पानी को भी पैसे की तरह समझ के खर्च करेंगे तो हमारे आने की जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए तभी जल बच पाएगा। बिल्कुल, और बार बार यही बात हर तरफ से आती है कि जल का संरक्षण करना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे रेडियो के कार्यक्रमों के जरिए हो, सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाते हैं या ऐसी बातें कही जाती हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले कि वो जल का बचाव करें। जैसे कि अगर हम कृषि की ही बात लेते हैं, क्योंकि हम किसान से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हैं अरविंद, तो किसानों के लिए भी सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी जो है वो योजना लेकर के आई, जिससे कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो खेती में और वो कम पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। तो पानी को बचाने के लिए खेती में भी कहा गया है। जी हाँ, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर इसे बचाना है। बिन जल धरती बेजान, यह बात सबको समझाना है। और एक बात हमें और भी समझानी, बहुत सारे ऐसी हमारी फसल होती है जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे फल भी होते हैं जो हमारे जो है बहुत कम पानी की जिनको आवश्यकता होती है और जिनमें उत्पादन भी अच्छा है और जिनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं अच्छी आय की भी। बिल्कुल, और उन फलों को भी हम पानी की तरह ही उपेक्षित कर देते हैं और उनका भी हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार हम उनके बारे में जानते भी नहीं है, हमें लगता है कि ये तो बस ऐसे ही सड़क किनारे होंगे और उनकी उपेक्षा करते हैं, जैसे हम पानी की उपेक्षा करते हैं। देखिए ना अरविंद, अगर 2 दिन घर में पानी ना आए तो क्या हाल हो जाता है। एक बाल्टी ऐसा लगता है अनमोल है, इसे समझ के खर्च करना है। बिल्कुल, तो वैसे ही कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें हम उपेक्षित फल के नाम से जानते हैं, उनको भी उपेक्षा जो है पानी की तरह मिलती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए जो विषय लाए हैं वो भी ऐसा ही है, अपेक्षित एवं गौण फलों का उत्पादन और उनकी मार्केटिंग। और इस संबंध में आपके सभी सवालों का जवाब देने और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी अवस्थी। आप अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल एवं उद्यान प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, आज हमारा विषय है उपेक्षित एवं गौड़ फलों का उत्पादन और मार्केटिंग। तो अगर हम इन्हें सरल शब्दों में समझना चाहें कि गौड़ फल और अपेक्षित फल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, गौड़ फल और अपेक्षित फल में जो है अंतर ये होता है, जैसे कि अंग्रेजी में पहले से एक को कहते हैं कि अंडर यूटिलाइज, एक माइनर फ्रूट क्रॉप। तो अपेक्षित फल जो है माइनर फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, और ये माइनर फ्रूट क्रॉप्स एक ऐसे फ्रूट क्रॉप्स होते हैं जो कि क्या कहा जाता है कि उसमें जैसे कि सड़क किनारे उग रहे हैं या जंगल में उग रहे हैं, मतलब इसकी कोई खेती की नहीं की जाती है, लेकिन ये इसमें जो है पोषक तत्वों से ये भरपूर होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपको मैं बताऊं कि फालसा है, फालसा जो है बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा जिसमें कम होती है, जिसमें वो उसमें जूस के रूप में उसको ले सकते हैं। दूसरा फल है आपका करौंदा है, जंगल जलेबी सड़क के किनारे ऐसे ही होता है, कोई उसको लगाता नहीं है। और ऐसे कई फल हैं उस तरह से, फालसा है, करौंदा है, जंगल जलेबी और कई फल हैं, जैसे पीलू है। अगर आप रेगिस्तान की बात करें तो उसमें लसोड़ा करके एक आता है, बिल्कुल जो है सूखे में होता है। उसी तरह केर है,
इस तरह से जो है। और जो गौड़ फल होते हैं वो ऐसे फल होते हैं जिसको अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स हम कह सकते हैं, जिनकी जो है कि पूरी हमको किस्में तो हैं, उसमें किस्में हैं, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो जो है बहुत आमतौर पर किसान जो है उसके लंबे उसमें कई हेक्टर में उसको नहीं लगाता है। जैसे कि आम को, अमरूद को जो है किसान जो है 8-8, 10-10 हेक्टर में लगाता है, लेकिन आंवला, बेर और बेल को कोई भी किसान जो है मुश्किल से आधा हेक्टर 1 हेक्टर में लगाता है। और उसकी जो है मार्केटिंग जो है उसकी जो है प्रॉब्लम होती है उसमें। यही अंतर है अपेक्षित फल में और गौड़ फल में। जी हाँ दोस्तों, और आप इन्हीं फलों की करना चाहते हैं, इनकी फलों से जुड़ी हुई खेती में आप और बागवानी में आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप इसमें संभावनाएं तलाशना चाहते हैं, तो आपके सभी सवालों का जवाब डॉक्टर ओपी अवस्थी जी देंगे, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हमें फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो कोमल, क्या नंबर है जिन पर आज हमारे मित्र हमें संपर्क कर पाएंगे? जी, आज भी हमारे वही नंबर हैं जो हमारे श्रोता मित्र जानते हैं अच्छी तरीके से, 23421081 और 23421083। इन दोनों ही नंबर पर कॉल करने से पहले आप दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमारे स्टूडियो में फोन करके डॉक्टर ओपी अवस्थी से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि अपेक्षित फल और गौड़ फल कौन कौन से होते हैं। अरविंद, देखा ना, डॉक्टर साहब ने जितने भी फलों का नाम लिया वो सभी वो फल हैं जो बचपन में हमने ऐसे ही आसानी से गलियों में, मोहल्लों में, बाग बगीचों में ऐसे ही जाकर के खा लिए, लेकिन आज इनको अगर हम बाजार में लेने के लिए जाएं तो ये बाजार में बहुत अच्छी खासी कीमत पर मिलते हैं। तो इनमें कौन कौन सी किस्में होती है डॉक्टर साहब, अगर आप इनके बारे में बताना चाहें तो? देखिए, जो अपेक्षित फल है, अपेक्षित फल में जो है बहुत सारी किस्में विकसित नहीं की गई। जैसे जंगल जलेबी अभी भी जो है केवल वो जंगल वगैरह में या फॉरेस्ट में या किसी के घर के किचन गार्डन वगैरह में होता है, तो इसमें वो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जैसे कि फालसा है। फालसा में जो है कुछ ऐसे थार मैरून करके है, फालसा जो है वहाँ नरेंद्र से विकसित की गई हैं, फालसा की कुछ किस्में हैं। फिर इसमें करौंदा में है, करौंदा में जैसे कि वहाँ पंतनगर से कुछ किस्में हैं, पंसुदर्शन है, पंसुजाता है, कुछ ऐसे किस्में विकसित की गई हैं। अगर आप ये कहें कि इसमें बेर बेल आंवला में, तो बेर बेल आंवला में कई अच्छी किस्में हैं। जैसे कि बेर में जो है गोला है, सेब है, उमरान है, कैथली है, ये सब अच्छे किस्में हैं। उसी तरह आंवला में जो है कई सारे किस्में की विकसित की गए हैं, कि जैसे कि नरेंद्र आंवला 7 है, नीलम के नाम से जाना जाता है, नरेंद्र आंवला 5 है। बेल में जो है कई अच्छी किस्में विकसित की गई, जैसे थार दिव्या है, उसके बाद नरेंद्र बेल 5 है, नरेंद्र बेल 9 है। तो इनमें तो किस्में विकसित की गई हैं। लेकिन जो अपेक्षित फल हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फालसा है, फालसा में बहुत सारी किस्में नहीं हैं, या करौंदा में है 2-4 किस्में हैं, जैसे पंतनगर की हैं, और जो अभी मैंने आपको बताया पंसुजाता है, पंसुदर्शन है, ये कुछ किस्में हैं। और उसमें जंगल जलेबी में कोई किस्म नहीं है। या आप उसकी बात करते हैं अगर जो रेगिस्तान में जिसे लसोड़ा कहते हैं या पीलू के नाम से जाना जाता है, उसकी कोई किस्में नहीं है। और उसके बाद केर का जो है राजस्थान में होता है, बिल्कुल हार्डी क्रॉप है, बिल्कुल उसमें सूखा सहने की एक अद्भुत क्षमता होती है उसमें। और उसमें केवल 2 किस्म होती है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण फल है, क्योंकि वो उसमें कैंसर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। और उसको जो है क्या कहा जाता है, सब्जी या अचार के रूप में यूज़ करते हैं उसको। तो ये सब किस्में हैं जो कि अपेक्षित फलों की कैटेगरी में आती हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी आपने वैरायटीज़ बताई हैं। कुछ के अंदर बहुत सारी किस्में भी हैं, कुछ में कम हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या है कि इनका इतना व्यावसायीकरण नहीं हुआ और इनकी बागवानी में इनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, और किसान भाई या फिर अन्य लोग इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें उत्पादन की तरफ नहीं जाते हैं? नहीं, इसका मुख्य कारण ये रहा है इसमें कि क्या कहा जाता है कि पहले किसान ये सोचता है कि भाई ये आंवला और बेर को लगा करके हमको क्या आमदनी मिलेगी। उसी तरह वो ये सोचता है कि जो है हम अगर कहीं पे आम लगाते हैं या अमरूद लगाते हैं या दूसरे कोई फल लगाते हैं उसमें अधिक आय मिलेगी। तो इसी वजह से किसान जो है उस पर जो है जाता है, आम, अमरूद या दूसरे अंगूर लगाने के लिए अपेक्षित कि ये जो है आंवला, बेर लगाए। लेकिन किसान भाइयों को मैं यहाँ एक संदेश देना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसे फल हैं, जैसे कि आज जल दिवस है, जल दिवस की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रकृति ने इन लोगों पौधों को इस तरह से बनाया हुआ है कि इनकी फलत जो है उस समय होती है जब वर्षा का समय होता है। जैसे ये गर्मी के अवस्था में बिल्कुल शुष्क अवस्था में चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बेर की बात बता रहा हूँ मैं, तो किसान भाइयों को बेर के लिए कि बेर जैसे ही गर्मी होता है, तापमान जैसे ही रेगिस्तान में या दूसरे क्षेत्रों में 40, 42 या 45 जाता है तो बिल्कुल पतझड़ हो जाता है। पतझड़ होने के बाद जो है उसकी कटाई छटाई होती है। फिर जाकर के जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है उस समय जो है उसमें नए पुष्प आते हैं, उसके बाद फलों का विकास होता है। तो ये प्रकृति का देन है और ये जल संरक्षण, पौधों को जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छा वो है। इसी तरह आंवला के में ले लीजिए आप,
आंवला में क्या होता है, इस समय एकदम बिल्कुल आप अगर किसान भाई जाकर के देखें तो इस समय जो है पतझड़ हो रहा होगा और उसमें पुष्प आ रहे होंगे, और वो पुष्प आने के बाद, प्रांगण होने के बाद उसमें जो है फल लगते हैं, और फल जो है बिल्कुल डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, आपको फल दिखेंगे भी नहीं। एक बार पुष्प आया, फल आया, उसके बाद फल उसमें दिखते नहीं है। वो जाकर के अगस्त सितंबर के महीने में उनका विकास धीरे धीरे शुरू होता है। तो मतलब कि इनके जो है सूखा सहने की अद्भुत क्षमता होती है इनके पास में। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार जी, लोनी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, तोताराम। जी तोताराम जी, अपना सवाल पूछें। मैं पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब बता रहे बेल पत्थर की बात बता रहे ना, बेल, तो मैं पूछना चाह रहा बेल कौन सा बढ़िया रहता है? एक तो वो चिपचिपाहट हो गया इसमें, और एक निकलता है खाने में बढ़िया लगे, वो तो कौन सा सही रहता है? बेल की जो सबसे अच्छी किस्म है इस समय नरेंद्र बेल 5 है, नरेंद्र बेल 9 है, ये सबसे अच्छी किस्म बेल की है। और एक दूसरी किस्म भी अभी विकसित की गई है, थार दिव्या है। ये किस्में ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं बेल की, और इसमें जो है वो चिपचिपाहट की जो आप बात कर रहे हैं या फटने की जो है समस्या नहीं होती है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे हमारे कोई भी श्रोता मित्र जो अभी तक इनकी खेती नहीं कर रहे थे, इनके बाग नहीं लगा रहे थे गौड़ फल की या अपेक्षित फलों की, लेकिन अगर वो लगाना चाहें तो उसके लिए उन्हें किस तरह की भूमि तैयार करनी चाहिए या किस किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है किसान भाई कई बार क्या हो रहा है कि कई जगह जो है बंजर भूमि रहती है, लवणीय भूमि होती है जिसमें नमक की समस्या अधिक होती है। तो ऐसे स्थिति में किसान जो है अगर वो आम, अमरूद वगैरह ये सब नहीं लगा सकते हैं, तो एक ही विकल्प उनके पास बचता है कि वो जो है ये अपेक्षित फलों की खेती करें, या दूसरे जो अंडर यूटिलाइज फ्रूट जैसे बेर बेल आंवला की हम बात करते हैं। तो बेर बेल आंवला में जो है उसमें जो है अगर भूमि लवणीय है, नमक की है, तो वो 7.5 से 8.5 पीएच तक जो है उसमें चल सकता है। 7.5 से 8.5 पीएच, जिस भूमि की पीएच 7.5 से 8.5 हो, उसमें बड़े आराम से बिना सोचे हुए किसान जो है बेर बेल आंवला लगा सकता है। उसी तरह करौंदा में भी नमक सहने की अधिक क्षमता होती है, फालसा में भी अधिक क्षमता होती है, और कुछ ऐसे फल हैं जिसमें कि सूखे सहने की बहुत क्षमता होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये पीलू है या केर है, उसमें लगा सकते हैं। जहाँ पे बिल्कुल पानी उपलब्ध नहीं है, जैसे कि रेगिस्तान का इलाका है, तो उसमें आप उसको लगा सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम किसान की बात 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है, और आज का विषय जो है वो है अपेक्षित एवं गौण फलों का उत्पादन और उनकी मार्केटिंग। जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का और अधिक जानकारी भी डॉक्टर ओपी अवस्थी। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। हमारे नंबर हैं 23421081 और 23421083। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और साथ ही स्वागत है हमारे श्रोता का भी। आइए जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? नाम मेरा मनोहर लाल है, मैं बोल रहा हूँ। जी मनोहर लाल जी, सवाल पूछें अपना। सवाल मेरा ये है कि करौंदा में पीछे से छेद सा होके और अंदर से काला निकलता है, तो इसके बारे में है? जी, कोरोना में इनकी कुछ समस्या, आई थिंक कुछ बीमारी या फिर किसी उससे संबंधित है जो जानना चाह रहे हैं, तो आप अगर कुछ जवाब देना चाहें डॉक्टर साहब। मनोहर लाल जी, आप जो ये कह रहे हैं कि करौंदा में जो है वो जो फल है वो अंदर से आपके काले हो जाते हैं ना, यही आपका मेरे ख्याल से ये जी प्रश्न है आपका। तो करौंदा में क्या होता है कि अगर जहाँ पे ये समस्या वहाँ आती है जहाँ पे थोड़ा सा तापमान जो है कम होता है, जैसे कि जब फ्रूटिंग में जब फलत में होता है तापमान कम होती है, वहाँ पे जो है ये समस्या आती है, या जहाँ तापमान नहीं है वहाँ भी ये समस्या आती है। तो ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर ये फलत आते हैं तो जब आपके अगले वर्ष में जब फल आता है तो उसमें आप 0.01% बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड होता है 0.01%, मतलब कि 1 ग्राम जो है आप बोरिक एसिड जो है 10 लीटर पानी मिला करके उसका स्प्रे करिएगा। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपके पास प्लेनोफिक्स होगा,
तो प्लानोफिक्स 1 ml 10 लीटर पानी में पुष्प आने के बाद जब फल लग जाएंगे उसमें तो उसका स्प्रे करिएगा। तो इससे जो है आपको जो फल जो काले पड़ रहे हैं या धब्बे पड़ रहे हैं, इससे आपको निजात मिल सकती है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, आइए पूछ लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं। मैं राकेश बोल रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, अपना सवाल कीजिए। मुझे डॉक्टर साहब से ये जानना है कि हमारे जो सेब होते हैं तो हम उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाए, एप्पल की। सेब के बारे में गुणवत्ता की जो होती है उसमें जो है आपको जो है कौन सी किस्म लगा रहे हैं आप सेब की, ठीक है। जैसे कुछ किस्में होती है, जैसे रेड डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है, ठीक है। तो इसमें कई बार प्रांगण की समस्या आती है, तो आप में इसमें जो है प्रांगण के लिए, अच्छे प्रांगण के लिए आपको जो है कुछ पॉलिनाइजर्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि जोनाथन है या दूसरे कोई वैरायटी है। एक तो प्रांगण के लिए आपको पॉलिनाइजर्स डालने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप समय समय पे इस पे जो है खाद वगैरह जो भी अनुशंसित मात्रा में है खाद वगैरह उसमें देते जाइए। और दूसरा चीज़ है कि इस पे ये एप्पल वगैरह में ट्रेनिंग प्रूनिंग पे खास ध्यान देना पड़ता है कि आप कैसे उसको ट्रेन करेंगे, किस महीने में उसको ट्रेन करना है। और ट्रेनिंग करने के बाद जैसे कटाई छटाई करते हैं आप बाद में, तो कई बार किसान भाई क्या काम करते हैं कि ट्रेनिंग प्रूनिंग तो करते हैं लेकिन उसके बाद में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, फिर जहाँ से कटा है उस पर कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगाते हैं, जिससे उसमें फफूंद का अटैक होता है, धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे आपको जो कि क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं हैं, उन पे विशेष ध्यान देना है। और प्रांगण के लिए जो पॉलिनाइजर्स आप यूज कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद है, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैं रवि, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी रवि जी, सवाल पूछें अपना। जी सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये है, मतलब जो बेल के पेड़ 4-5 मेरे यहाँ लगे हुए हैं और जो फल आता है वो फल मतलब बड़ा हो जाता है, उसके बाद मतलब वो काला होकर सड़ जाता है, उसी में लगा रहता है। जी तो डॉक्टर साहब, ये बेल में फल तो बड़ा हो रहा है बट काला हो जाता है उनका। देखिए, ये बेल जो है ये काला होने की समस्या जो है ये आजकल का काफ़ी शिकायत आ रही है जो है। और इसमें जो ये समस्या आती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आप इसके लिए जो है कि बेल के फल जो है, जैसे कि आपको मई जून में जो है पक करके तैयार हो जाएगा फल, उसके बाद जो है जो नए पुष्प आएंगे जुलाई अगस्त में जब भी आता है, उसके 2-3 महीना फ्रूट सेट होने के बाद थोड़ा सा स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करें आप। 1% स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करें। पहला स्प्रे 2-3 स्प्रे करना पड़ता है। 1 महीने पहले शुरू में कर लीजिए, ये फल लगने के 1 महीने बाद, उसके बाद 2-3 महीने बाद कर लीजिए, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद कर लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो इससे जो है कुछ हद तक जो है आपको इससे निजात मिल सकती है। मोस्टली ये बैक्टीरिया की वजह से और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है ये। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप। हाँ, मेरा नाम विजय पालसिंह है, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। जी विजय, सवाल पूछें अपना। मेरे 2 क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब, जो वैरायटी का नाम बता रहे हैं, ये वैरायटी केवल इंस्टीट्यूट में मिलती है, इंटीरियर में कहीं भी आउटलेट अवेलेबल नहीं होते। आदमी 100 रुपए का प्लांट लेने के लिए 200 किलोमीटर नहीं जा सकता। दूसरे जो बता रहे हैं केमिकल स्प्रे के लिए, केमिकल से तो आदमी वैसे ही परेशान है, कोई ऑर्गेनिक बताइए ना, ऑर्गेनिक स्प्रे को क्या करें। नहीं, देखिए, जो केमिकल स्प्रे की बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि बेल के बारे में काला पड़ जाता है। अब चूंकि वो बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया जो है कभी भी आपका ऑर्गेनिक से कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको इनिशियल स्टेज में अगर माइट्स की इन्फेस्टेशन है, एफिड्स की इन्फेस्टेशन है, आप उस पर नीम की ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है ऑर्गेनिक रसायन हैं जो कि आप उसका कर लीजिए, नीम ऑयल कर लीजिए, आप धतूरा का स्प्रे कर लीजिए। लेकिन जब इन्फेस्टेशन माइल्ड होगा तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो बहुत मित्र वाले कीट होते हैं, जैसे कि आपका ये लेडी बर्ड बीटल है। लेडी बर्ड बीटल है, अगर आपके पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा होगा तो अपने आप वो एफिड को खा लेगा। हाँ, फिर उसमें क्या होगा, आपको कोई रासायनिक स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। या तो आपको जैसे कि फ्रूट फ्लाई की समस्या होती है, फ्रूट फ्लाई की समस्या के लिए जो एक निदान है कि आप उसमें ट्रैप्स लगा लीजिए। आप फेरोमेन ट्रैप लगा लीजिए, जिसमें कि नर मक्खी जाकर के उसमें ट्रैप हो जाती है। उसमें आपको केमिकल की जरूरत होगा नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है कि जैसे कि अब कैंसर हो गया, कैंसर के लिए अब भाई वो एक ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। सेम थिंग इसमें बैक्टीरियल के साथ है, बैक्टीरिया में तो आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पे जाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक आपने नर्सरी की बात की है, तो नर्सरी आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं। लेकिन आजकल ऐसे साधन हो गए हैं कि आप उनको जो है पत्र लिखिए कि हमको ये जो है करौंदा का लगाना है, तो वो आपको
पौधे भेज देंगे, जैसे कि आपको कटिंग्स भेज देंगे, ठीक है, आप कटिंग्स लगा लीजिए, या आपको आम की वो अच्छे किस्में लगाना है तो आप उनको कह दीजिए कि हमको ये साइन स्टिक, अम्रपाली, मल्लिका या इनका साइन स्टिक का भेज दीजिए। तो आप जो है उसको रैप करके, वो 40-50 आपको जो है साइन स्टिक रैप करके और किसी से कोरियर वगैरह से भेज देंगे, अगले दिन आपको मिल जाएगा, आप उसकी ग्राफ्टिंग या बडिंग कर लीजिए। तो साधन है, इच्छा होनी चाहिए आपके पास। जी हाँ डॉक्टर साहब, देखभाल की भी बात हो रही थी, आपने 1-2 सवालों में जवाब में उनकी देखभाल के बारे में चर्चा की। हम चाहेंगे जो अभी वर्तमान में जो इससे जुड़े हुए बागबानी से जिन फलों की हमने बात की, और उनको इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, जो समसामयिक कार्य जिन्हें हम कहते हैं आज के समय में, जो अब गर्मियां लगभग शुरू हो गई हैं उत्तर भारत में भी, क्या उनको देखभाल करनी चाहिए? देखिए, इस समय जो है, जो आने वाली समय है उसमें 2 फलों की जो है मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो बेर है। बेर में क्या है, इस समय जो है कि धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ रही है और 15 अप्रैल तक बिल्कुल जो है उसमें पतझड़ हो जाएगा। 15 अप्रैल कुछ जगह पे जो है जाकर के 30 अप्रैल तक पतझड़ हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको कटाई छटाई की जरूरत होती है। तो इसमें जो है, जो पिछले साल का जो पुराना जो उसमें शाखाएं निकली हैं उसका जो है 25% निकालना पड़ता है, और कहीं पे अगर 2 साल से प्रूनिंग नहीं है तो उसका 50% जो है काट करके उसको अलग कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आता है फिर उसमें खाद वगैरह डालते हैं, जो भी अनुसूचित मात्रा है 100 ग्राम, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन है, यूरिया है, फिर उसके बाद में 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट है, 100 ग्राम पोटाश है। तो इस तरह से जो है उसमें अनुसूचित मात्रा डालते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें इस समय आंवला में देखिए, इस समय जो है करीब अप्रैल के पहले हफ्ते में क्या होगा कि पुष्प जो है पूरे पतझड़ हो जाएगी, पुष्प पे आ जाएंगे। पुष्प आने के बाद जो है प्रांगण होने के बाद जो है फल जो है डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, शुष्क अवस्था में चले जाते हैं, फिर जाके जुलाई अगस्त में जो है वो पनपते हैं। तो इस समय जो है जैसे कि उसमें फल लग जाए, फल लगने के बाद जो है उसमें हल्की जो है 1/4 जो है मात्रा जो खाद की उसको डाल दें। और उसके बाद नहीं है, अगर खाद नहीं डालना है तो सबसे अच्छा है अगर आपको गोबर की खाद मिल जाता है तो गोबर की खाद डाल लें, और उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में जो है 1/4 उसका जो है केमिकल फर्टिलाइजर डाल सकते। डॉक्टर साहब, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से संबंध रखते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अपेक्षित और गौण फल जो है, इनके प्रचार प्रसार के लिए या किसी तरह का मतलब किस तरीके से अपनी भूमिका इनके लिए निभाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, या कोई और ऐसा संस्थान हो जो इसके लिए अपनी कोई भूमिका निभाता हो? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पहले जो है हम लोग बेर पे काम करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारे जो मैंडेट क्रॉप्स हैं वो केवल आम, अमरूद और पपीता, अंगूर है और नींबू वर्गीय फसलें हैं। लेकिन अपेक्षित फलों पे या जो है अंडर यूटिलाइज फूड्स पे जो है एक संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, वो बीकानेर में स्थित है, उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम जो है बेर पे, आंवला पे, फिर कुछ नींबू वर्गीय फसलें हैं जैसे कि किन्नू है, माल्टा है, मौसम्बी है, उस पर कभी काम हो रहा है, और खेजड़ी पे काम हो रहा है जो कि लाइफ लाइन ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है, ट्री ऑफ द डिजर्ट केर पे काम हो रहा है, सल्वाडोरा पे, पिलू पे काम हो रहा है। तो इन सब जो है फलों पे काम हो रहा है। दूसरा जो है कुछ काम जो है काजरी में भी हो रहा है। काजरी जैसे से करौंदा, जो कि एक किस्में थार मरु या कुछ ऐसे करके रिलीज हुई थी, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वहाँ से जो है करौंदा की किस्में डेवलप की गई थी काजरी से। तो काजरी भी कुछ जो है फलों पे काम करता है। और इन दिनों डॉक्टर साहब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में जो है दीक्षांत समारोह चल रहा है, तो आप उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें हमारे। हाँ, देखिए, दीक्षांत समारोह जो है ये 63वां जो है दीक्षांत समारोह था, और आज ही वो दीक्षांत समारोह वहाँ पे मनाया गया है। और इसमें जो है MSc की डिग्री होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की या PhD के, इसमें बच्चों को डिग्रियां दी जाती हैं। कुल टोटल जो है इसमें 402 बच्चों को डिग्री दी गई है, जिसमें कि करीब 150 जो है MSc के थे और 250 इसमें जो है PhD के थे। तो इसमें जो है 26 डिसिप्लिन में लोग जो है लड़के MSc और PhD करते हैं, तो उनको इसमें डिग्री दी जाती है। और कुछ जो है हमारे पास 5 जो है गोल्ड मेडल होते हैं, मेरिट मेडल होता है, वो भी मेडल्स भी दिए जाते हैं, जो अपने बच्चे जो है अपने जो रिसर्च वर्क को उसको प्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे अच्छा होता है उसमें एक जजिंग कमेटी होती है, जो अच्छा पाता है उसको जो है गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है।
और फिर एक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी होता है। वो ओवरऑल टोटल पे होता है कि उसको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेडल अवार्ड देते हैं, इस तरह से। जी हाँ डॉक्टर साहब, हम लगभग अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर हैं और इससे पहले हम समाप्त करें, आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी हैं। हम चाहेंगे कि आप इसकी जो मार्केटिंग है उसके ऊपर थोड़ा और हमें विस्तार से बताएं, कैसे इसकी मार्केटिंग और बेहतर हो सकती है, इन फलों की कैसे किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और किसान क्यों इसमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इनके उत्पादन में। देखिए, जहाँ तक ये मार्केटिंग का प्रश्न होता है तो मार्केटिंग जो है ये अपेक्षित फलों में या अंडर यूटिलाइज फूड में थोड़ा सा एक मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जैसे कि आम है, आप आम की उदाहरण से बात करते हैं तो आम को जो है तोड़ने के बाद उसको पकने के बाद हम सीधे उसको खा सकते हैं, लेकिन आंवला के केस में ऐसा नहीं होता है। आंवला के केस में जैसे कि आंवला विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी अगर किसी फल में होता है तो आंवले में होता है। लेकिन अगर आप देखिए कोरोना के समय में आंवला जो है 500 से 600 रुपये किलो बिका था, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी उसमें जाती थी। लेकिन आंवला के साथ ये समस्या है कि हम उसको फ्रेश टेबल फ्रूट के रूप में नहीं खा सकते, तो उसमें क्या है कि केवल प्रोसेसिंग की एक संभावना है, लेकिन प्रोसेसिंग करने के बाद जो है आप बहुत सारे उससे कई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे मुरब्बा है, कैंडी है, उसके जो है ये चाय पत्ती भी बनती है, उसके बाद सौंदर्य प्रसाधनों में भी बहुत सारे बनते हैं। और इसमें एक सक्सेस स्टोरी भी है। महाराष्ट्र में एक किसान है जो कि शनि शंगनपुर के पास एक किसान है, पाटिल करके, उसने जो है आंवला से 150 या 200 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और वो जो है टैबलेट्स भी बनाया है, चाय पत्ती भी बनाया है, कई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, और वो विदेशों में जो है उसको भेजता भी है। और उसी तरह की बेर में भी है। बेर में थोड़ा सा 2-4 फल तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसको फिर सुखा करके आपको कैंडी के रूप में करना पड़ेगा। या जो रेगिस्तान में है जैसे बीकानेर, जोधपुर या चूरू के इलाके, वहाँ उसको सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, या बेर को सुखा करके फिर अमचूर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं उसको। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी ज़्यादा जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी अवस्थी जी। आप अध्यक्ष हैं और एवं प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल एवं उद्यान प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय अनुसंधान संस्थान, कृषि पूसा, नई दिल्ली में। और आज हमारा जो विषय रहा वो रहा अपेक्षित एवं गौण फलों के उत्पादन और मार्केटिंग। और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम किसान की बात का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने श्रोताओं से लेते हैं विदा, इस वादे के साथ कि फिर एक नए विषय के साथ आप सभी से होगी मुलाकात। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल और अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।